नमस्कार। चलिए आज की चर्चा एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब टैक्स को लेकर कोई विवाद होता है तो आखिर फैसला कौन करता है? जीएसटी में ये सवाल हमेशा से थोड़ा पेचीदा रहा है, लेकिन अब एक नया सर्कुलर 254 इस पूरी उलझन को सुलझाने का दावा कर रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक समाधान है या फिर एक नई बहस की शुरुआत? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है ना? कि जब भी कोई टैक्स डिस्प्यूट हो तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? जीएसटी आने के बाद से इसका कोई एक सीधा सा जवाब था ही नहीं। जरा सोचिए, एक ही तरह के केस को कभी कोई छोटा अफसर देख रहा है तो कभी कोई बड़ा। इससे टैक्स पेयर्स के लिए काफी कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। दरअसल जीएसटी की शुरुआत में केस को किस अफसर को देना है, इसका कोई एक जैसा कोई फिक्स्ड सिस्टम ही नहीं था। इसका नतीजा, एक ही जैसे मामलों को अलग अलग रैंक के अधिकारी हैंडल कर रहे थे। इससे पूरी प्रक्रिया में एक तरह की इनकंसिस्टेंसी बनी हुई थी। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने ये सर्कुलर 254 जारी किया। इसका एक ही मकसद था, एक बिल्कुल साफ सुथरा और सिस्टमैटिक हायरार्की बनाना, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा केस कौन सा अधिकारी सुनेगा। तो ये सर्कुलर आखिर करता क्या है? ये कई जरूरी चीजों पर फोकस करता है, जैसे कि फिस्कल ईयर 2024-25 से टैक्स कौन तय करेगा, पेनल्टी कौन और कैसे लगाएगा, अपील के बाद केस का क्या होगा और शो कॉज नोटिस भेजने से पहले की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस सर्कुलर के अंदर है क्या? इसने अफसरों के लिए एक टियर्ड सिस्टम, मतलब एक स्तरों वाली प्रणाली बना दी है। अब कौन सा अफसर केस को संभालेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उस केस में टैक्स अमाउंट कितना है। इस नए सिस्टम में अफसरों के 3 मेन लेवल्स हैं: सुपरिंटेंडेंट, डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। इसको आप क्रिकेट की तरह समझ सकते हैं। जैसे छोटे डोमेस्टिक मैच के लिए अलग अंपायर होते हैं और इंटरनेशनल मैच के लिए अलग, बिल्कुल वैसे ही यहाँ छोटे टैक्स मामलों के लिए एक लेवल का अफसर है और बड़े मामलों के लिए एक सीनियर लेवल का। अब जरा इन नंबर्स को देखते हैं। व्यवस्था बहुत सीधी सादी है। अगर मामला सीजीएसटी का है तो 10 लाख रुपए तक के केस सुपरिंटेंडेंट देखेंगे, 10 लाख से 1 करोड़ तक के मामले डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सभी मामले एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर देखेंगे। और अगर केस में आईजीएसटी भी शामिल है तो ये लिमिट सीधी डबल हो जाती है। और देखिए, यही सेम लॉजिक पेनल्टी से जुड़े मामलों पर भी लागू होता है। वही अफसर, वही मॉनेटरी लिमिट्स। इसका मकसद यही है कि पेनल्टी लगाने के अधिकार को लेकर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लियर कट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो याद रखना जरूरी है। अफसर को तय करने के लिए अलग अलग टैक्स का अमाउंट नहीं, बल्कि टोटल यानी कंबाइंड अमाउंट देखा जाएगा। मतलब अगर एक नोटिस में सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों हैं, तो दोनों को जोड़कर जो रकम बनेगी उसके हिसाब से तय होगा कि केस किस लेवल के अफसर के पास जाएगा। सर्कुलर में कुछ और भी छोटे मोटे पर बहुत जरूरी रूल्स हैं। जैसे अगर अपील में कोई केस फ्रॉड से नॉन फ्रॉड में बदल भी जाए तो उसे हैंडल करने वाला अफसर वही रहेगा। अगर बाद में टैक्स की डिमांड बढ़ जाती है तो केस अपने आप एक सीनियर अफसर को ट्रांसफर हो जाएगा। और हाँ, ये सारी लिमिट्स सिर्फ टैक्स अमाउंट पर आधारित हैं, पेनल्टी पर नहीं। तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन आ गया, सब ठीक लगता है ना? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआईसी के पास सिर्फ एक सर्कुलर के जरिए इतने बड़े बदलाव करने का कानूनी अधिकार है भी या नहीं? यही वो सबसे बड़ा लीगल सवाल है जिस पर सब कुछ टिका है। क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, जो कि एक सर्कुलर होता है, वो कानून से मिली शक्तियों को बांट सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है। कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। कोर्ट ने बार बार कहा है कि पेनल्टी लगाने जैसी बड़ी शक्तियां सीधे कानून से यानी एक्ट से आनी चाहिए, न कि किसी डिपार्टमेंट के इंटरनल सर्कुलर से। जो कानून में लिखा है वही सबसे ऊपर है। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए दो शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है: सर्कुलर और नोटिफिकेशन। एक सर्कुलर डिपार्टमेंट के अंदरूनी कामकाज और गाइडेंस के लिए होता है, जबकि एक नोटिफिकेशन के पास कानून की ताकत होती है, क्योंकि वो शक्ति सीधे संसद के बनाए एक्ट से लेता है और वो सब पर लागू होता है। तो जाहिर है इस पर दोनों तरफ से मजबूत आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि कानून में जब भी पावर देने की बात हुई है, नोटिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सर्कुलर काफी नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि कानून का सेक्शन
291 बोर्ड को ये शक्ति देता है, लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या एक सर्कुलर कानून के ऊपर जा सकता है? ये एक जटिल कानूनी बहस है। तो इस लीगल डिबेट का असल दुनिया में, बिजनेस पर, टैक्स प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है? चलिए इसके संभावित नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, अगर ये सर्कुलर कोर्ट में टिक नहीं पाया तो इसके नतीजे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इसके आधार पर दिए गए पिछले सभी ऑर्डर्स की वैलिडिटी पर सवाल उठ सकता है। जो केस अभी चल रहे हैं उनमें देरी हो सकती है, क्योंकि अब टैक्स पेयर्स अफसर के जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज कर सकते हैं। आखिरकार हो सकता है सरकार को इस पूरी व्यवस्था को कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए कानून में ही बदलाव करना पड़े। और आखिर में सवाल वही है, एक तरफ ये सर्कुलर एक बहुत पुरानी समस्या को सुलझाकर जीएसटी में एक व्यवस्था लाने की ईमानदार कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ इसका कानूनी आधार शायद कमजोर है, जो मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू कर सकता है। तो क्या ये सर्कुलर व्यवस्था लाएगा या और ज्यादा उलझन पैदा करेगा? इसका जवाब तो अब वक्त और अदालतें ही देंगी।